अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम। जिस तरह आप सब स्टूडेंट्स को इल्म है कि अब हमारी मैथ्स की किताब क्लास 10th की चेंज हो चुकी है सिंटेक्स बोर्ड की, और हमें ये बात लास्ट ईयर भी इल्म हो चुका था जब 9th क्लास की बुक चेंज हुई थी, तो नेक्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की किताब भी चेंज होनी थी। तो जो हमारे 16 चैप्टर्स हैं वो हमारे 9th क्लास के अंदर हैं, और जो बाकी हैं यानी 17 से लेकर 30 तक ये हमारे मैट्रिक की क्लास की मैथ्स की बुक के अंदर हैं। तो हम बहुत अच्छे से मैट्रिक की क्लास को भी स्टडी करेंगे। मैं काफ़ी अपने यूट्यूब चैनल से डिस्कनेक्ट रहा हूँ, काफ़ी मसरूफियात की वजह से, और कुछ इश्यूज़ हो गए थे। तो अब दोबारा से हम अपने चैनल की तरफ आए हैं, और अब हम अपनी 9th की क्लास के साथ साथ मैट्रिक की क्लास के मैथ्स को भी डिस्कस करेंगे, और हर पहले की तरह कॉन्सेप्ट्स आपके साथ लेकर आएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। और किसी किस्म का भी आपकी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, आपको डिफ़िकल्टी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में या नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसकी आपकी जो डिफ़िकल्टी है वैसे तो लेक्चर में ही आपकी कवर हो जाएगी, वगरना आपको ज़रूर इसका यानी रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो मैट्रिक क्लास की मैथ्स का 17 चैप्टर यानी कि फ़र्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारा सेट। तो सेट चैप्टर हम क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं। हर क्लास में तकरीबन सेट का चैप्टर होता है, और हमारे काफ़ी कॉन्सेप्ट जो हैं वो बेसिक से ही डेवलप हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा मकसद सिर्फ आपको रिकॉल करवाना है, क्योंकि 9th क्लास में हमने सेट को पढ़ा नहीं है। तो कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट है जो हम बग़ैर प्रैक्टिस के भूल जाते हैं। तो आज मैं चाह रहा हूँ कि सेट के सबसे पहले डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पर चले जाएँ, हमें कॉन्सेप्ट का इल्म ना हो। तो मैं बल्कि पहले भी आपको ये बात कहता हूँ कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमसे हो जाएं, लेकिन अगर कोई हमसे टीचर कोई हमसे क्वेश्चन करे जो हमारी एक्सरसाइज से रिलेट ना हो, लेकिन हो कॉन्सेप्ट उसी चैप्टर का, और हमें ना आए, तो हमें बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरा शुरू से यही कॉन्सेप्ट रहा है कि आपको पहले चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं पहले वो डीपली डिस्कस करवाए जाए, देन हम एक्सरसाइज पर आएंगे। क्योंकि हमारे जो भी एसएलओज हैं वो हमने अचीव करने हैं। एसएलओज हमारे अचीव तभी होंगे अगर हम हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आए पहले हम सेट की तरफ चलते हैं कि सेट क्या चीज़ है, सेट किसे कहते हैं। देखें इधर डेफिनेशन, अ वेल डिफाइंड ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। पहले आपने ये समझना है, एक दो चीज़ें हैं इसमें, एक है वेल डिफाइंड और दूसरी चीज़ है डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड किसको कहते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन मीन क्लियरली और शार्पली डिफाइंड टू द माइंड। वेल डिफाइंड से मुराद ये है कि जो भी चीज़, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट हो, जो एलिमेंट्स हो सेट के अंदर, वो आपको क्लियरली डिफाइन हो, आपको समझ में आ जाए, आया फलां एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता, आया ये चीज़ इस सेट में आएगी या नहीं आएगी। यानी आपको उसमें किसी किस्म की परेशान होने वाली बात ना हो। ठीक है, बिल्कुल क्लियरली शार्पली आपके माइंड में सेट हो जाए कि आया इसका ताल्लुक कौन से सेट के साथ है। और दूसरी बात है डिस्टिंक्ट, ये तो बहुत आसान बात है, डिफरेंट, कि जो भी एलिमेंट्स हों, ऑब्जेक्ट हों सेट के, वो आपके डिफरेंट होने चाहिए, एक सेट के अंदर रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए एलिमेंट्स की। ठीक है, डिफरेंट का मतलब यहाँ पर ये। इसकी मैं बहुत अच्छी एग्जांपल्स आपको दूंगा, लेकिन मैं समझ रहा हूँ पहले कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो मैं आपको समझा दूँ। पहला पॉइंट है द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट। यानी आपके पास सेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, आया वो नंबर्स की सूरत में हो, आया वो किसी का नाम हो, या कुछ भी हो जो आपका करली ब्रैकेट के अंदर आ जाए, यानी जो सेट हो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम एलिमेंट्स कहेंगे या मेंबर ऑफ द सेट कहेंगे। जिस तरह अब हमारे पास ये एक सेट है, ठीक है, 1 2 3, ये तो आसान सी बात है। आप कहेंगे सर इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट जो हैं उस जो ये इनको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट को सेट के अंदर इस चैप्टर्स में हम इसके लिए लफ्ज यूज जो करेंगे वो एलिमेंट्स करेंगे, यानी इस सेट के एलिमेंट्स या इस सेट के मेंबर। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक और बात करूं कुछ इस तरीके से, अब आप हरगिज ये नहीं कहेंगे कि सर ये सेट है, ये भी एक सेट है, नहीं, आप बल्कि ये कहेंगे, मैं पूछूंगा इसके ऑब्जेक्ट कौन से हैं। ऑब्जेक्ट किससे कहा जाएगा यहाँ पर? तो ये जो पूरा एक चीज़ है, ये चीज़ और ये चीज़, इसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। यानी ये जो ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट से मुराद जो भी चीज़ें हमारे इस सेट के अंदर आ रही हैं, मैन करली ब्रैकेट के अंदर आ रही हैं। अब यहाँ पर हमारे पास अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ
इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, तो इस वक्त ये और ये हमारे पास एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ द सेट होंगे, ठीक है। इस वक्त ये खुद सेट नहीं होगा, ये अब इस सेट के मेंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि एलिमेंट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेट, जो भी हमारा मेन जो करली सेट होगा, ब्रैकेट होगी, उसके अंदर जो भी चीज होगी जो हमारी कोमा के जरिए हम अलग करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं या इनको हम मेंबर्स कहते हैं। सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी, यानी कैपिटल लेटर्स, यानी कोई भी सेट है आपके पास, आप उसको डोनेट करते हैं किसी भी नाम के साथ, आप उसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि भाई हर जगह पर मैं 1 2 3 नहीं लिखना चाह रहा, मैं इसको कोई ना कोई नाम देना चाह रहा हूं, तो आप इसको नाम किसके साथ देंगे, कैपिटल लेटर्स के साथ देंगे, A to Z, ठीक है। आपने सेट को किसी नाम के साथ नहीं लिखना बल्कि किसी कैपिटल लेटर से लिखना है, ठीक है। ये बात भी हो गई है। अब द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय लोअर केस लेटर A B C अप टू Z। अच्छा, जो स्मॉल लेटर्स हैं, जो हमारे पास लोअर केस लेटर्स हैं, इसके साथ हम सेट का नाम, डोनेट वगैरह जो है वो नहीं लेंगे। ये हमारे पास जब भी होंगे, ये एलिमेंट्स होंगे, मेंबर्स होंगे सेट के अंदर, यानी जब भी स्मॉल लेटर्स की बात होगी तो ये हमारे यानी जो मेंबर्स होंगे या जो एलिमेंट्स होंगे उनके बारे में बात की जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट, इफ एन ऑब्जेक्ट एक्स इज अ मेंबर, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है सेट के अंदर, ऑब्जेक्ट से मुराद कोई भी चीज जो एक्स है, उसको नाम एक्स का दे रहा हूं, एक्स इज अ मेंबर ऑफ अ सेट ए, यानी कोई भी चीज है उसको मैंने नाम दिया एक्स का और उसका ताल्लुक जो है वो ए सेट के साथ है, यानी वो ए का मेंबर है, वी राइट एक्स, ये सैंपल और ए, ठीक है। अब आपने इस सैंपल को याद रखना है, ये सैंपल ऐसे यानी गोलाई करके फिर बीच में ये लाइन लगा देनी है। अब देखें, हम मैथमेटिक्स के अंदर ज़्यादातर चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं किसी सैंपल के जरिए, ताकि हम बार बार, जैसे हमने हर जगह भाई हम सेट नहीं लिखेंगे, हम सेट का जो नाम है डोनेट किया है हमने वो उधर वो यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब ये जो सैंपल है, ये सैंपल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, आया ये चीज़ जो है ये इस सेट, किस सेट से बिलोंग कर रही है, इसको क्या पढ़ेंगे, विच रीड्स एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी इसको क्या पढ़ा जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए या फिर एक्स बिलोंग्स टू ए या फिर एक्स इज इन ए, एक्स इज इन ए, या इसके अलावा एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी एक्स जो है वो ए का एलिमेंट है। इन तीनों तरीके से इस चीज को पढ़ा जा सकता है। अदरवाइज वगरना वी राइट एक्स डजंट बिलोंग टू ए, यानी अगर तो ये इस तरह का सैंपल हो तो हम कहते हैं बिलोंग्स टू, अगर इसके ऊपर हम ये यूं इस तरह स्लैश लगा दें तो हम कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, विच रीड्स एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, या फिर एक्स इज नॉट इन ए, या फिर हम कहेंगे एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये कुछ यानी कि मैं पॉइंट समझाना चाह रहा था कि जो हमें आगे जाकर पूरे चैप्टर में हमारा यूज़ होगा। इन कुछ और मज़ीद जो चीज़ें होंगी या कोई और पॉइंट्स होंगे वो हम यानी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ मेन ये था। और दूसरी एक और चीज़ ये थी कि हम सेट को जो रिप्रेजेंट यानी सेट के लिए जो ब्रैकेट यूज़ करते हैं वो हम करली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम कभी भी राउंड ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज़ करेंगे। जब भी हम यूज़ करेंगे तो हम ये करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। आपने 9th क्लास में सोल्यूशन सेट पढ़ा होगा कि जो भी हमारा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, आंसर एक्स की वैल्यू जो हम उसको सेटिस्फाई कर देती हैं तो उसको हम सोल्यूशन सेट में लिखते हैं, ठीक है। यही वो उसका रूट होता है। तो सोल्यूशन सेट तब भी हम वहां पर भी यही करली ब्रैकेट यूज करते हैं क्योंकि वो भी सोल्यूशन सेट होता है, ठीक है। तो ये तो था। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाह रहा हूं कि हमें किस तरीके से पता चलेगा आया ये सेट है या नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ ये चीज आपकी मैट्रिक की किताब के अंदर तो नहीं है शायद, लेकिन ये चीज समझना जरूरी है। बाज़ औक़ात एमसीक्यूज में ये चीज आ जाती है, या हमसे कोई यानी कि एक्सटर्नल आता है या बाहर से कोई विजिटर आता है, वो हमसे ये सवाल करता है या बच्चों आप लोग मैट्रिक में पहुंच गए ये बताओ, और हमें मामूली सी बात का नहीं पता होता। तो इसलिए मैं रिकॉल करवा रहा हूँ ताकि ये चीज़ भी आपके जहन में आ जाए। एक सेट है, मैं नाम दे रहा हूँ जेड का, जेड इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब मेरा आपसे ये सवाल है आया ये सेट है या नहीं, ये सेट है या नहीं। तो आप कहेंगे सर इसमें हमने दो चीज़ों का जायजा लेना है। कौन कौन सी चीज़ों का? एक हमने ये चीज़ चेक करनी है आया ये वेल डिफाइंड है या नहीं। दूसरा हमने ये चीज़ चेक करनी है कि डिस्टिंक्ट है या नहीं। तो मैं यहाँ पर वेल डिफाइंड के लिए W लिखूंगा, डिस्टिंक्ट के लिए मैं D लिखूंगा। अब वेल डिफाइंड देखें, मुझे क्या चीज़ समझ में आ रही है, मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि ये जो है ना ये नेचुरल नंबर्स हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हमारे पास 1 2 3 4 5, तो ये नेचुरल नंबर्स हैं अप टू सो ऑन, लेकिन हमारे पास ये
फाइनाइट सेट है और मैं ये चीज़ भी देख रहा हूँ कि इसमें सिर्फ 5 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 एलिमेंट्स हैं। यानी मुझे अगर आप मुझसे कोई सवाल करे कि सर इसमें 6 है, मैं कहूँगा नहीं बेटा इसमें 6 नहीं है। क्यों नहीं है इसमें 6? क्योंकि मुझे पता है ये सेट फाइनाइट है, 6 इसमें है ही नहीं। यानी मुझे हर बात समझ में आ रही है, ये नेचुरल नंबर का सेट है, 5 तक बाउंड है और इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब वेल डिफाइंड है, मुझे हर चीज़ अच्छे से समझ आ रही है। अब आपने ये देखना है कि रिपीटिशन तो नहीं है, कोई एलिमेंट सब के सब एलिमेंट डिफरेंट्स हैं, कोई सेम तो नहीं है, नहीं सब के सब डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो आप क्या कहेंगे? ये डिस्टिंक्ट भी है। जब दोनों चीज़ें ओके हैं तो आप कहेंगे सर ये सेट बी होगा। ये इजी एग्जांपल थी। फिर एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बी 2 4 6 8 10, ठीक है। अब फिर हमने वही चीज़ चेक करनी है, आया ये वेल डिफाइंड है या और डिस्टिंक्ट है या नहीं, दोनों चीज़ें हमने देखनी है। तो अब वेल डिफाइंड के लिए हमें सबसे पहले मैंने देखा ये फाइनाइट सेट है, तो मुझे इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फाइनाइट सेट है, ठीक है। फाइनाइट सेट है, इसका मतलब 5 एलिमेंट्स हैं, वेल डिफाइंड है, और इसमें वेल डिफाइंड होने के लिए कोई खास बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मजीद इसकी खूबियाँ देखी जाएँ तो 2 4 6 8 10, तो ये क्या हैं? ये इवन नंबर्स हैं, ये 2 के डिवाइजर्स हैं, सही है, सॉरी 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 4 6 8 10, तो हम कहेंगे ये वेल डिफाइंड है। और रिपीटिशन भी नहीं है, कोई एलिमेंट्स 2 टाइम्स भी नहीं आ रहा, रिपीट भी नहीं हो रहे, तो हम कहेंगे ये डिस्टिंक्ट भी है, ठीक है। अब मेरे पास एक तीसरा सेट है x 1 3 5 7, ठीक है। अब आपने ये देखा कि इसमें हमने दो चीज़ें देखनी है, आया ये वेल डिफाइंड है या नहीं और डिस्टिंक्ट है या नहीं, ये दो ही चीज़ें हमें देखनी है ना। तो सबसे पहले तो ये इनफाइनाइट सेट है। जब अच्छा ये याद रखिएगा बच्चों कि जब भी फाइनाइट सेट हो तो इतनी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन जब इनफाइनाइट सेट हो ना तो हमें ज़्यादा अपने दिमाग की खिड़कियाँ खोल लेनी चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट सेट में हमें ये नहीं पता अगला एलिमेंट कौन सा आएगा कौन सा नहीं। अगर हमारा ये जो एलिमेंट्स हैं ये वेल डिफाइंड होंगे, हमें समझ में आ रहे होंगे, तो हम आगे वाले एलिमेंट्स बता सकेंगे कि आया इसके बाद अगला एलिमेंट कौन सा आएगा। अगर ये ही वेल डिफाइंड नहीं होंगे तो हमें अगला एलिमेंट पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा एलिमेंट है। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि टोटल नंबर सिस्टम के ऊपर मैंने तकरीबन 5 से 6 लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए थे। आपने ज़रूर, मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दूंगा, आपने ज़रूर वो रिकॉल करने हैं। एक तो नंबर सिस्टम, फिर आपने उसके अलावा रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, इवन एंड ऑड नंबर्स, रियल नंबर्स, ठीक है। ये सब के सब आपने लाजमी अच्छे से डिस्कस करने हैं। इसकी जैसे ही मैं ऑपरेशंस की तरफ आऊँगा, ऑपरेशन ऑन द सेट, तो फिर आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं रिकॉल करने का क्यों कह रहा था, या क्या ज़रूरत है हमें इस चीज़ की, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आप कि ये वेल डिफाइंड है या नहीं। सबसे पहले आपने देखा 1 3 5 7, अगर आपके जहन में हो तो आप समझ गए होंगे कि सर ये ऑड नंबर्स हैं, क्योंकि ये वो नंबर्स हैं जो 2 के मल्टीपल्स नहीं हैं, 2 के मल्टीपल्स नहीं हैं। कैसे? 1 3 5 7, मैं पूछूंगा बेटा अगला एलिमेंट कौन सा आएगा, तो आप कहेंगे सर इसका अगला एलिमेंट जो आएगा वो 9 आएगा। बिल्कुल गुड, तो इसका मतलब वेल डिफाइंड है, मुझे समझ में आ रहा है ना अगला एलिमेंट 9 आएगा। फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ कि इसमें 15 आएगा कि नहीं, हालांकि लिखा हुआ नहीं है, डॉट डॉट है यानी कंटिन्यू है, तो आप कहेंगे सर 15 आएगा। कैसे पता चला? क्योंकि हमें पता है ये ऑड नंबर्स का सेट है, यानी वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड हमें यही चीज बताती है कि हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा क्या ये डिस्टिंक्ट है? बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, कोई एलिमेंट सेम नहीं है इसमें, और ना ही आगे जाकर सेम होगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट है। लेकिन अगर मुझे पता ही ना चले ये कौन सा सेट है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो फिर मैं ये भी नहीं कह सकता आया ये डिस्टिंक्ट है कि नहीं, क्योंकि मुझे कुछ इल्म ही नहीं है उसके बारे में, हो सकता है आगे जाकर रिपीट हो जाए, तो इसलिए ये डिस्टिंक्ट भी है। तो ये अभी तक मैंने तीनों ऐसे सेट की आपको एग्जांपल्स दिए हैं जो वेल डिफाइंड भी हैं, डिस्टिंक्ट भी हैं, यानी सेट भी हैं। अभी मैंने आपके सामने एक ये सेट लिखा है, ठीक है। अब इस सेट के बारे में भी आपने ये देखना है, इसमें भी आपने दो ही चीज़ें नोट करनी है कि आया ये वेल डिफाइंड है या नहीं और डिस्टिंक्ट है या नहीं। सबसे पहले मैं वेल डिफाइंड की बात करूंगा, फिर हम डिस्टिंक्ट की बात करेंगे। देखें वेल डिफाइंड मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 6 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? 4 2 दफ़ा आ रहा है, 5 6 7 और 3,
ठीक है, अगर देखा जाए एक बात है। लेकिन एक बात इसमें यह है कि डिस्टिंक्ट वाली बात जो है, हमने कहा कि कोई भी एलिमेंट, सेट की डेफिनेशन में है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, सब के सब एलिमेंट्स डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। हमारे पास 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो लिहाजा ये हमारे पास डिस्टिंक्ट नहीं होगा, हम क्या कहेंगे, ये सेट नहीं है। इन दोनों में से किसी एक खूबी पे भी वो पूरा नहीं उतरता, तो हम कहेंगे वो सेट हमारे पास नहीं है। एक और मैं सेट आपके पास लिखता हूं, 1 2 3 5 7। अब मेरे बताने से पहले आपने एक दफ़ा मेरी वीडियो को यहीं रोककर आपने ज़रूर एक दफ़ा ये देखना है कि आया ये सेट है या नहीं, ये वेल डिफाइंड है या नहीं, ठीक है। क्योंकि वैसे तो मेरा जवाब आपको मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी सी आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग खुद भी करनी है कि आया ये है या नहीं। देखें, मेरा सवाल सबसे पहले वेल डिफाइंड पर है कि वेल डिफाइंड है या नहीं। वेल डिफाइंड के लिए हमें पहचान होनी चाहिए ये सेट कौन सा है। अब मेरे नज़दीक मुझे ऐसा लग रहा है ये ऑड है, 1 पर नहीं, 2 नहीं है, क्योंकि 2 बीच में आ चुका है, तो मैं कहूँगा ये ऑड नहीं है, ये ऑड नंबर का सेट नहीं है, क्योंकि ऑड नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते, तो 2 तो है इसमें, तो ये ऑड नंबर नहीं है। अब मैं ये देखता हूँ कि क्या इवन तो नहीं, पर इवन नंबर जो है वो 2 4 6 यानी 2 के डिवाइजर्स हैं, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी नहीं, सॉरी 2 के मल्टीपल्स होते हैं। और फिर मेरे जहन में एक बात आ रही है कि कहीं ये प्राइम नंबर का सेट तो नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर हमारे पास 2 से स्टार्ट होते हैं। अब अगर मैं देखूं यहाँ 1 को छोड़ दूं तो हमारे पास ये प्राइम नंबर बन रहा है, अगर मैं 2 को छोड़ दूं तो मेरे पास ये ऑड नंबर बन रहा है, यानी ये वेल डिफाइंड नहीं है। अब वेल डिफाइंड अगर तो मैं इस यानी कि अगला एलिमेंट की बात करूं, मैं आपसे ये पूछूंगा बेटा इसमें 9 आएगा या नहीं, तो आप कहेंगे सर पता नहीं हमें, क्योंकि ना पता है हमें ये ऑड नंबर से और ना हमें पता है ये प्राइम नंबर्स हैं, तो इसमें पता नहीं ये 9 आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। तो जब ये वेल डिफाइंड नहीं, तो डिस्टिंक्ट के बारे में भी आप कुछ नहीं कह सकते, तो लिहाजा ये सेट आपके पास नहीं होगा। समझ गए? अच्छा, एक और एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल यही यूं लिख दूं 2 3 5 7, अब आप क्या कहेंगे कि क्या ये वेल डिफाइंड है या नहीं? अब बिल्कुल वेल डिफाइंड है। क्यों? आप कहेंगे सर आपने एलिमेंट्स तो सेम लिखे हैं, फिर आप कैसे कह रहे हैं ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड है? क्योंकि ये आगे डॉट डॉट एलिप्सिस, एलिप्सिस किस एक वर्ड यूज किया जाता है एलिप्सिस मैथमेटिक्स के सेट के चैप्टर में। एलिप्सिस हमारे पास जब हम डॉट लगाते हैं कि कंटिन्यू है, ये इनफाइनाइट सेट है, तो उस जो सैम्बल है हमारे पास उसको हम एलिप्सिस कहते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, कोई एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो रहा। मैं आप पूछेंगे सर इसमें 9 है, मैं बोलूंगा 9 नहीं है, जबकि इधर आप कह रहे थे 9 का इलम नहीं है, पता नहीं है या नहीं। यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर नहीं है, क्योंकि ये फाइनाइट सेट है, इसमें सिर्फ 5 एलिमेंट्स हैं, जो हैं वो भी आपके सामने वेल डिफाइंड है, तो ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। तो जब ये वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट के दोनों खूबियों पे पूरा होता रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि ये हमारे पास सेट भी है। एक मैं सेट और लिख रहा हूं, 2 4 16, सॉरी इसको मैं थोड़ा रेस करता हूं, एक और पहले एग्जांपल दूं, 1 4 9 16। अब बताएं आप बच्चे, क्या ये सेट है या नहीं? अब आप देख रहे होंगे कि क्योंकि ये आपके किसी भी नंबर सिस्टम में से तो कोई भी सेट नहीं है, यानी आपने जो भी ये नंबर सिस्टम नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम, ये वो जो भी आपने सेट पढ़े हैं, उनमें से ये आपको कोई भी नहीं लग रहा, कोई भी सेट नहीं है। तो आप थोड़ा सा इस पे अपने दिमाग को थोड़ा तेज करें, क्या ये कोई ऐसी ट्रिक तो नहीं यूज की गई, या किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा? आप देखें, अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं 1, 2 का स्क्वायर करूं 4, 3 का स्क्वायर करूं 9, 4 का स्क्वायर करूं 16, अगला एलिमेंट 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, यानी ये तमाम नेचुरल नंबर के तमाम नंबर्स का जो सेट होता है, तमाम नंबर्स को आप स्क्वायर लेते रहे और इस सेट से बिलोंग करते रहेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा 121 आएगा कि नहीं, तो आप कहेंगे यकीनन सर आएगा, क्योंकि वो 11 का स्क्वायर है, यानी हर नेचुरल नंबर के तमाम नंबर्स का स्क्वायर देखेंगे तो आपको इस सेट से मिलेगा। अब ये एग्जाम्पल, इस तरह की एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में मुश्किल बहुत बुक्स में भी ऐसी नहीं आती, लेकिन इस एग्जाम्पल देने का मकसद क्या है, ये एग्जाम्पल्स आया मैंने आपको क्यों दी, ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको इसलिए दी है कि आप थोड़ा सा क्वेश्चन आने पर उसको थोड़ा सोचें, कहीं ये वेल डिफाइंड है तो नहीं,
क्योंकि अगर तो मैं आपके सामने कोई ऐसा सेट लिखूँ, आप फौरन से पहले कहेंगे सर ये सेट नहीं है, क्योंकि आप सोचते ही नहीं है। तो जब इस तरह की 2-3 एग्जांपल्स में आपको करवाने का मकसद ये है कि आप थोड़ा सा सोचें कि कहीं कोई ऐसी ट्रिक तो नहीं, कोई मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, या किसी से डिवाइड तो नहीं हो रहा, क्या ये ना हो वेल डिफाइंड हो हमें समझ में, इसलिए थोड़ा बहुत आपने यहाँ पे जरूर सोचना है। तो ये वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट भी है, तो ये सेट भी जरूर होगा। अच्छा, अब एक बात मैं आपको ये समझाऊं कि हम सेट को 3 तरीके से लिख सकते हैं। आपने शुरू 8वीं 7वीं क्लास में पढ़ा होगा कि टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे आसान जो मेरी नज़र में है वो टेबुलर फॉर्म है, टेबुलर से थोड़ा सा मुश्किल डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव से थोड़ा सा मुश्किल सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन अगर किसी को नंबर सिस्टम्स आते हैं, तमाम नंबर्स को उनको अच्छे से समझ में आ गया कि कौन सा नंबर किस सेट से बिलोंग करता है, तो उसके नज़दीक कोई भी सेट मुश्किल नहीं है, कोई भी तरीका लिखने का मुश्किल नहीं है। अब मैंने ये क्यों कही, क्योंकि सेट बिल्ड जो टेबुलर फॉर्म है उसमें आपको बनी बनाई चीज़ मिल जाती है, ठीक है। अब जिस तरीके से मैंने ये सेट लिख दिया आपके सामने, तो आप आराम से इसका यूनियन कर लेंगे, इंटरसेक्शन कर लेंगे, डिफरेंस कर लेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस कर लेंगे, कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे। लेकिन अगर मैं इसकी जगह डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दूं, जिस तरह मैं यहाँ पर लिख दूं कि f इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखें, अभी तक हमें यूनियन भी आ रहा है, इंटरसेक्शन भी आ रहा है, डिफरेंस भी आ रहा है, सिमेट्रिक डिफरेंस भी आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट लेना भी आ रहा है। हम कह रहे हैं हमें पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, लेकिन आपको नंबर सिस्टम नहीं आ रहे, ठीक है। नंबर सिस्टम नहीं आ रहे, आपको नहीं पता प्राइम नंबर किसको कहते हैं, आपको नहीं पता 23 प्राइम नंबर है, पता नहीं प्राइम नंबर। अगर आपको नंबर सिस्टम्स आ रहे होंगे, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं और एक तरफ इसकी बात करूं, ये आपको करली ब्रैकेट में मिल रहा है, बना बनाया सेट मिल रहा है, आपको पता है कौन से एलिमेंट हैं कौन से एलिमेंट नहीं है। लेकिन इसमें भी अगर इनफाइनाइट सेट आ जाए तो लिटरली आपके लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस सेट से ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो है ये कुछ थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आपको पहले इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में करके देन आप ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे सेट के, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को प्राइम नंबर का नहीं पता तो वो ये यूनियन उसको चाहे जितना भी आता हो, इंटरसेक्शन उसको चाहे जितना भी आता हो, लेकिन जब उसको प्राइम नंबर का नहीं पता तो वो आसान से आसान सवाल को भी मुश्किल बना देगा, ठीक है। तो इसलिए नंबर सिस्टम का सेट के अंदर बहुत अहम किरदार है, ये आपने लाजमी समझना है, ठीक है। तो मैं आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दूंगा, तो वो पूरी प्लेलिस्ट आपने लाजमी सुननी है। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ई एफ, अभी जी लिखते हैं हम, सेट ऑफ वुडन चेयर्स। अब आपने देखना है क्या ये वेल डिफाइंड है या नहीं, आया ये डिस्टिंक्ट है या नहीं। वुडन चेयर्स मतलब क्या है इसका, जो भी लकड़ी की बनी हुई कुर्सियां हैं, किसी भी कारपेंटर ने बनाई हैं, कोई भी लकड़ी की बनी हुई हैं, किसी भी दरख्त से बनी हुई हैं, जो भी लकड़ी की बनी हुई चेयर्स हैं वो तमाम की तमाम इस सेट के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। इसमें टेबल नहीं आएगा क्योंकि आप बात करें चेयर की, प्लास्टिक की चेयर नहीं आएगी क्योंकि हम वुडन चेयर्स की बात करें। तो ये हमें पता है, ये वेल डिफाइंड है, हर बात क्लियर है। जो भी लकड़ी की कुर्सी आपको नजर में आए वो इस सेट के अंदर आ जाएगी, तो ये वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट भी है। लेकिन अगर मैं एक और बात करूं, सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स के खूबसूरत परिंदों का सेट, खूबसूरत परिंदों का सेट। अब आप कहेंगे, कोई स्टूडेंट उठकर कहेगा सर मुझे तो पैरट बहुत पसंद है, कोई कहेगा सर मुझे स्पैरो पसंद है, कोई कहेगा सर मुझे पीजन पसंद है। इन हर स्टूडेंट का जवाब अपना होगा, हर स्टूडेंट की जो जिसको ब्यूटीफुल बर्ड लगता होगा वो हर किसी का अपना होगा। तो सब वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि सबका एक जवाब नहीं है। एक जैसा जवाब होगा तो हम कहेंगे बिल्कुल वेल डिफाइंड है। इसकी भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी ऐसा सवाल, ऐसा सेट जिस पर सबका मुत्तफिक एक ही जवाब हो, वेल डिफाइंड हो, हमें समझ में आ रहा हो, तो वो हमारे पास सेट होगा। ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट भी नहीं होगा। अगर मैं बोलूं सेट ऑफ 5 रिवर्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के 5 दरिया, आपको पता है दरिया सिंध, दरिया चनाब, दरिया रावी, जो भी 5 सिंध हैं, वो सिंध नहीं, पाकिस्तान के जो दरिया हैं, आप तमाम के तमाम पांचों दरियाओं का नाम सेट में लिखेंगे, ये आपको सेट हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट भी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि भाई हमारे पास एक दरियाए बहरे रूमा, दरियाए
बहरे रूम। आप कहेंगे सर ये तो कभी नाम हमने सुना ही नहीं और ना ही ये पाकिस्तान के अंदर दरिया ऐसा वैसा कोई है, तो ये सेट से बिलोंग करते नहीं, यानी वेल डिफाइंड है। 5 दरिया हैं जो पांचों दरिया इस सेट के अंदर बिलोंग करेंगे और कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं सेट ऑफ ब्यूटीफुल बेंगल्स के सेट ऑफ ब्यूटीफुल बेंगल्स के खूबसूरत चूड़ियों का सेट, ठीक है। अब कोई कहेगा मुझे ब्लैक कलर की बेंगल्स पसंद है, कोई कहेगा मुझे रेड कलर की पसंद है, कोई कहेगा मुझे पसंद ही नहीं है। तो लिहाजा हर बच्चे का अपना जवाब होगा, अलग अलग जवाब होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा, तो ये भी आपके पास सेट नहीं होगा। अगर मैं एक और बात करूं कि सेट ऑफ योर क्रिएटर, अब तमाम बच्चे चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लड़का हो या लड़की हो, किसी भी क्लास के हों, जब क्रिएटर की बात आएगी कि आपको पैदा करने वाले का सेट, तो आप सब के सब स्टूडेंट्स लिखेंगे अल्लाह, कि अल्लाह ने हमें पैदा किया, हमारा क्रिएटर अल्लाह है, यानी वेल डिफाइंड है, सबका मुत्तफिक जवाब एक ही है, तो हमें बिल्कुल समझ में आया, तो ये सेट हमारे पास होगा। तो मैं समझता हूँ आज का जो हमारा टॉपिक था वो इंतहाई अहम टॉपिक था, सेट के, हमें सेट के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाए। आया सेट किसको कहते हैं, किस सेट के बारे में हम कहेंगे ये सेट नहीं है, या इसमें कौन कौन सी खूबियाँ हैं, हमने अच्छे से डिस्कस किया और 6, 7, 8 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिकॉल किया। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी किस्म की डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन का जवाब मांग सकते हैं, तो आपका किसी न किसी वक्त में आपको उसका जल्द अज जल्द उसका फीडबैक ज़रूर मिल जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा आ रहा है कि सेट को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं। जो मैंने आपके सामने 3 एग्जांपल्स दी, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव और सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें भी क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म को बहुत मुश्किल ले लेते हैं कि हमें समझ में नहीं आता, सैम्पल्स नहीं हमें पता चलते, सैम्पल्स किस तरीके से कैसे यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह आप वो लेक्चर भी सुनिएगा तो आपके ज़रूर हर तरह की डिफ़िकल्टी दूर हो जाएगी। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके पास, मैंने क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, तो डिफ़िकल्ट है नहीं, लेकिन डिफ़िकल्ट इसलिए कह रहा हूँ कि उसको स्टूडेंट्स डिफ़िकल्ट लेते हैं। तो वो एग्जांपल्स जब आपको उस पर बंडल ऑफ एग्जांपल्स होंगी तो आप ज़रूर उस चीज़ को भी समझ जाएंगे, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैथमेटिक्स जो है वो एग्जांपल्स के ज़रिए जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो अब दें मुझे इजाज़त, सेकंड वीडियो तक इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द। अपना ख्याल रखें।